हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स की फर्स्ट बुक, जो कि है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड चैप्टर चल रहा है आपका लीनियर इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर और विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे दी ये तो काफी दिनों से चल रहा है, 18 से 19 लेक्चर्स के हो गए और कितना लेंथी चलेगा। तो बच्चे ज्यादा लेंथी ये नहीं चलेगा। आज ये वाली वीडियो के बदले आपको एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करनी थी, बट एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10 किसका, एक्सरसाइज 3 के। ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे और आप में से कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स आए कि दिए वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है किसी को पीआई निकालने में, किसी का आंसर आने में। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के वाले क्वेश्चन हो गए हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं इसे, और जिनके नहीं हुए हैं वो देख लेना एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपके एक्सरसाइज 4 करेंगे, तो वो थोड़ी सी आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी, जिसमें कोशिश करेंगे कि आपके 2 लेक्चर्स हो जाए। कल संडे है कल, और दोनों लेक्चर्स में आपकी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो जाए एंड एक लेक्चर मिलेगा आपको एक्सरसाइज 5 का, वो भी देखूंगी अगर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे तो, क्योंकि सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 4 तक ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक डाउट और है आपका, एंड हाँ, मंडे से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा 100%। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आ रहा है कि दी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज कर रहे हैं, जिसमें से कि 3 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, आगे भी 2 मेथड आप बता रहे हो। तो एक्चुअल में हमें पता कैसे चलेगा कि जिस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसे हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करें, सेकेंड से सॉल्व करें या थर्ड मेथड से सॉल्व करें। क्लियर है इतनी बात। तो देखो, आपको याद होगा जो आपका फर्स्ट मेथड था उसमें मैंने आपको 6 टर्म्स लिखाई थी और बोला था कि जो भी आपकी वैल्यूज आप निकालोगे पी क्यू की, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उससे जब आप पी और क्यू की वैल्यूज निकालते हो तो उन 6 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि कौन सी इक्वेशन क्या होगी, सीएफ का पार्ट होगी। तो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी का सॉल्यूशन उस वाले मेथड से आप फाइंड आउट कर सको, क्योंकि जब आप पी और क्यू की वैल्यूज पुट करोगे ना उन 6 की 6 इक्वेशंस में, तो कोई सी भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, और जब इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आप उस मेथड का यूज ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात हो गई। तो इसीलिए आपको देखना होगा कि अगर फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है कोई सी भी, तो इसका मतलब वो वाला मेथड आपका यूज नहीं होगा। फिर आपका सेकंड मेथड बताया था, उसमें भी क्या था, आपकी जो टर्म्स थी उसमें आपको वैल्यूज निकालनी पड़ रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उसमें आपकी वैल्यू आई थी ना क्यू की, जो आपका सेकंड वाला मेथड था उसमें जो क्यू की वैल्यू थी, देखना जब आपकी जो एक्सरसाइज 3 होगी ना, इनके क्वेश्चंस को आप इस मेथड से करने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल में होगा क्या, जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें हमारी क्यू की वैल्यू आई थी कांस्टेंट आ रही थी, या फिर अगर एक्स की फॉर्म में आई थी तो ऐसी आ रही थी जिसका हम क्या कर सकते थे, इजीली सीएफपीआई निकाल सकते थे। बट इन क्वेश्चंस में वैल्यूज ऐसी आएंगी जिनसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व उस मेथड से नहीं कर सकते। तो इसीलिए बच्चा आपको ये तो देखना होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो वो तो आपके माइंड में सेट बैठेंगी चीजें कि कौन सा क्वेश्चन आप किस मेथड से कर सकते हो, ये आपको देखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सभी मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता है कि मान लिया आपको कोई परेशानी है, तो उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए कई मेथड हो सकते हैं, बट हर एक परेशानी, जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से सॉल्व हो जाएंगी। आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ता है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लाइफ में भी और मैथ्स में भी। तो इसीलिए ये आपको देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को आपको किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। बातें नहीं करते वरना फिर लेक्चर काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। एक वीडियो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो दी है, वो मुझे पता नहीं चलिया कि कैसे वो 21 मिनट की हो गई। मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दी है, तो उसको आप दोगुना स्पीड में भी देख सकते हो ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। वैसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ताकि आपको पीडीएफ नोट्स और आपका टेस्ट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाए, आपको कोई भी डाउट ना बचे। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको दिया था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था। थर्ड मेथड हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 3 में। तो यहाँ से आपने देखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की ना ही तो मल्टीप्लाई में कोई टर्म है ना ही डिवाइड में, तो इसको क्या लेट कर लोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करते हो आप, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द इक्वेशन, किस इक्वेशन से कंपेयर करते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर से कंपैरिजन करने के बाद में आपको किसकी वैल्यू मिलती है, पी। पी क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट। क्यू की वैल्यू कितनी है, जो वाई का कोफिशिएंट होगा, और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक्स टू दी पावर 4 है। नाउ ऑन रिप्लेसिंग x to z, the given equation will be transformed into the form किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इक्वेशन आपकी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल्स टू आर वन, और इसको क्या लेट कर लोगे आप, इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट कर लोगे। ठीक है, ये आ गई आपके पास में इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब क्या करोगे आप, यहाँ से ये जो P1, Q1, R1 है, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी एंड देन इक्वेशन सेकेंड में पुट करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो Q1 होता है इसको किसके इक्वल ऐड करते हो आप, कांस्टेंट के इक्वल ऐड करते हो। क्लियर है, और Q1 किसके इक्वल होता है आपका, अगर आपको याद हो, ये होता है आपका Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको किसके इक्वल रखें, कांस्टेंट, और Q की वैल्यू देखना कितनी है, 4x स्क्वायर है, कितनी है, 4x स्क्वायर है। अगर हम इज इक्वल्स टू में 1 लेकर के चले तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो यहां से अगर आप आगे देखो ये हो जाएगी टर्म आपकी 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना, आप लोग क्या करोगे कि ये जो टर्म होती है आपको देखना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जहां पर Q की वैल्यू आपने पुट करी, तो जो कांस्टेंट टर्म है अगर वो किसी का स्क्वायर है तो इट मींस आप उसको एज इट इज रखोगे, और अगर नहीं है तो दूसरी साइड आप जो कांस्टेंट लेट करोगे वो उसी को ही लेट करोगे। जैसे कि मान लो यहाँ 3 होता तो आप इधर कांस्टेंट भी क्या मानते, 3 मानते। अब यहाँ पे 4 है, हमें पता है 4 क्या होता है आपका, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब जब आप रूट लोगे इसका तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखोगे जब आप, तो आपके पास में अगर हम dz ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, इधर रूट जाएगा तो ये टर्म हो जाएगी आपकी 2 इंटू एक्स। अब ये जो इक्वेशन आई इसको लेट करते हैं हम इक्वेशन ए, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार इंटीग्रेशन कर दो। तो एक बार जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिलेगी, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। एक्स का डिफरेंशिएशन कर दोगे 1। एक बार क्या कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन करोगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x का इंटीग्रेशन करोगे तो अगर इसकी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में पावर आ जाएगी तो 2 है तो यहाँ पे भी 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया। इट मींस आपके पास में z की वैल्यू कितनी आई बच्चा, एक्स स्क्वायर आ गई। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो वैल्यूज आई हैं z की डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, डी जेड अपॉन डी एक्स की, और डी जेड अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर की, इनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, Q1 और सॉरी P1 एंड R1 की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से आगे देखिएगा, नाउ P1 किसकी इक्वल था, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 है, प्लस p की वैल्यू आपके पास में कितनी है, माइनस की 1 अपॉन एक्स है, dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 2x है, एंड डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी है 4x स्क्वायर है। यहाँ देखो x से x कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा 2 माइनस 2, और आपको पता है 2 माइनस 2 कितना होता है 0, एंड 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो भी कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सो इट मीन्स P1 की वैल्यू कितनी आई 0। Q1 को हमने क्या माना था, कांस्टेंट यानी कि 1,
तो P1 की वैल्यू 0, Q1 की आ गई 1। नाउ अब किसकी निकालनी है, R1 की ओर निकालनी है। तो R1 किसकी इक्वल था, R की वैल्यू कितनी थी, x टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल आउट करोगे तो टर्म आएगी 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर। इन सभी वैल्यूज को किसमें पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में। ध्यान रखना P1 की वैल्यू 0, R1 की ये, Q1 की ये, तो लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 Q1 R1 इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां से आगे देखोगे फिर लिखोगे आप इक्वेशन क्या बन जाएगी, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू 0 तो ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस Q1 की वैल्यू 1 है तो ये हो गया y, और R1 की वैल्यू कितनी थी 1/4 एक्स स्क्वायर। अब देखो ये z की फॉर्म में है तो इसको भी किस फॉर्म में चेंज कर लो, z की फॉर्म में चेंज कर लो। तो जब आप चेंज करोगे d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 1/4 एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, z पुट कर दोगे। अब यहाँ से CF और PI निकाल के दोनों को ऐड कर दो। देखो कैसे, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d2 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू z। यहाँ से आप निकालते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, देखो आप में से एक बच्चे का कमेंट आया था कि दी जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं वो m² प्लस 1 ही लेनी है क्या हर जगह, नहीं ऐसा नहीं है। किसके अकॉर्डिंग लेते हैं हम, ये इस वाली टर्म में जो d होता है d को रिप्लेस कर देते हैं किससे, m से, और टर्म को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना d² प्लस g प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो d के प्लेस पे m पुट करने पे आपकी ये वाली इक्वेशन ये बनेगी। क्लियर है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आप m² प्लस 1 ही पुट करोगे। अब यहाँ से m की वैल्यू जब आप निकालोगे प्लस 1 उधर जाके -1 होगा, और -1 का आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस i। तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, CF कितना होगा, C1 cos z, और z की वैल्यू क्या पुट करोगे, x² प्लस C2 cos z, और z की वैल्यू कितनी है, सॉरी sin z, और z की वैल्यू कितनी आ गई, x²। बट अभी हमें क्या निकालना है, PI भी तो निकालना है, बट PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये कैसे निकालते हैं, 1 के अपॉन में पुट करते हैं किसको, इस वाली टर्म को, और इनटू में क्या रखते हैं Q, जो इसके इधर की साइड होता है, 1/4 इंटू z। अब आपको बताया था कि अगर ऐसे वाली टर्म बन रही हो, इनटू में सिर्फ अलजेब्रिक वर्ड लिखा हो, चाहे वो x हो, y हो, z हो, z² हो, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि यहाँ पे देख लिया कांस्टेंट है तो इसकी पावर 1 है, पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, पावर -1 होगी। 1/4 कांस्टेंट है तो इसको आगे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सीरीज ओपन कर दीजिए। जब आप सीरीज ओपन करोगे आपको याद हो 1 प्लस एक्स का इनवर्स, इसकी सीरीज जब आप ओपन करते हो तो 1 माइनस एक्स प्लस x², इस टाइप से आपकी सीरीज ओपन होती है। तो सीरीज ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, और x की जगह कितना है d², तो 1 माइनस d²। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा टर्म क्या लिख रही है z, तो जब हम d² में z की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि z का 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब z का आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 है कांस्टेंट टर्म, जब आप उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ हमें इतने की ही नीड है। इनटू में कितना लिख दिया, z। अब सॉल्व कर लो, इसमें एक बार इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 इंटू z। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगी टर्म, तो इसलिए इसको ही छोड़ दो, क्योंकि इसमें 0 को ऐड करोगे तो यही टर्म आ जाएगी फिर से। अब जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि अगर आप CF और PI दोनों को ऐड कर दो तो लिखोगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल्स टू CF की वैल्यू क्या आई थी आपके पास में, C1 cos x² प्लस C2 sin x² एंड PI की वैल्यू कितनी आई है 1/4 z, और z की वैल्यू क्या थी आपके पास में x² थी, तो 1/4 x²
एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पता नहीं आपने कहाँ मिस्टेक की, इसमें तो कुछ मिस्टेक के चांसेस भी नहीं थे, कहीं पे कोई कैलकुलेशन तक नहीं थी, कोई अदर से टर्म नहीं आई थी, बट पता नहीं क्या करते हो, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि क्वेश्चन को एक बार नहीं आए दोबारा करके देखा करो कहाँ मिस्टेक हुई है, नोट करो। अच्छा, एक बात का और ध्यान दो बच्चों, आपका आंसर ये वाला आया, बट जो मैंने आपको आंसर लिखाया था वो चेंज था। तो देखो कैसे था, अगर आप इसको करोगे ये भी आंसर सही है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था कि जब आपके कॉम्प्लेक्स रूट निकलते हैं तो उस कंडीशन में आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका y इज इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर अल्फा x, सॉरी cf के लिए होता है ये, c1 e टू दी पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस C2। एक तो आपका ये cos बीटा x प्लस C2, ये तो फॉर्मूला आपका किसके लिए होता है, cos के लिए होता है। एक फॉर्मूला होता है आपका साइन के लिए, साइन बीटा x प्लस C2, और एक आपका फॉर्मूला यही होता है C1 cos z प्लस C2 साइन z। अब आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर लो, जो भी आप आंसर लिखोगे वो करेक्ट होगा। जो आंसर शीट में आंसर दिया हुआ है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बना नहीं सकते। C1 जो आपके रूट्स निकल करके आए थे, m की वैल्यूज आई थी प्लस माइनस i, तो अल्फा की वैल्यू तो 0 और e टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो इसका मतलब यहाँ से ये टर्म तो आपकी 1 हो गई। तो C1 इंटू कोस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से जो आई का कोफिशिएंट होगा, आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई x में। अच्छा देखो, जो हमारी इक्वेशन थी वो z में थी, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग z ही आएगा सब जगह, ठीक है। अगर आप x के अकॉर्डिंग करते हो तो x आता है, z के अकॉर्डिंग करते हो तो z आता है, तो टर्म कितनी आ जाएगी z प्लस C2, और z की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, x² थी, तो इस कंडीशन में आपका CF क्या निकल करके आएगा, ये आएगा। बट चाहे आप ये लिखो ये लिखो, दोनों ही आपके क्या माने जाएंगे, करेक्ट माने जाएंगे। नोट करना चाहते हो एक बार उसके अकॉर्डिंग तो नोट कर लेना। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, इसके साथ में जो भी टर्म मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड कर दोगे। देखो पहले में मैंने आपको बता दिया, अगर आप भूल गए थे तो आपको समझ में आ गया होगा थ्योरी कैसे लिखते हैं, तो थ्योरी अब अपने आप लिख लेना। तो यहाँ से x से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, तो इक्वेशन बनेगी d2y/dx² प्लस इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा इंटू dy/dx प्लस इसमें x से जब आप डिवाइड करोगे तो x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² y एंड ये बन जाएगा 2x²। क्यों, क्या कर दिया हमने कंप्लीट इक्वेशन में, x से डिवाइड। तो ये जो इक्वेशन आई इसको राइट कर लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इस वाले इक्वेशन की कंपैरिजन करोगे तो आपको p की वैल्यू क्या मिलेगी, जो dy/dx का कोफिशिएंट होगा। q की वैल्यू क्या मिलेगी, अच्छा अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ से देखना, जब आप 4x² को x से डिवाइड करोगे 4x बचेगा और ये माइनस के 1/x हो जाएगा। अगर आप q की वैल्यू देखोगे तो क्या होगी, जो y का कोफिशिएंट होगा, और r की वैल्यू क्या होगी आपकी, जो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड होगी, ठीक है। इनकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसमें क्या कर दोगे आप, रिप्लेस कर दोगे किसको, x को z से, और जो इक्वेशन है वो आपकी किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, d2y/dz² प्लस p1 इंटू dy/dz प्लस q1y इज इक्वल्स टू r1, जिसको आप लेट कर लोगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले Q1 को कांस्टेंट के इक्वल लेट करते हैं। अब Q1 क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय dz/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 का तो हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसलिए हम कांस्टेंट क्या मान लेंगे, इज इक्वल्स टू में 1 मान लेंगे। तो यहाँ से अगर आप आगे देखो आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4x² इज इक्वल्स टू dz/dx का होल स्क्वायर। यहां से अगर आप इधर रूट ले लोगे तो टर्म क्या बनेगी, ये 4 का रूट लोगे तो 2x और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा जी dz/dx। चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dz/dx इज इक्वल्स टू 2x। इस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन एक बार इंटीग्रेशन कर दोगे। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से टर्म क्या मिलेगी, d2z/dx², यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,
जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो z किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से आपका 2 कैंसिल। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनकी हेल्प से क्या निकाल दोगे आप, P1 और R1 की वैल्यूज निकाल दोगे। P1 किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला भी लिखाया था, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस P की वैल्यू क्या थी, हमने क्या किया था, इसमें x से डिवाइड कर दिया था, वही तो थी P की वैल्यू, तो कितनी आई थी 4x माइनस 1 अपॉन x आई थी, इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2x है। अच्छा देखो, इसको अगर हम एज इट इज रहने दें 4x स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में x, तो हमारा x से क्या होगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है 4x स्क्वायर है। अब इसको सोल्व करना जरा, 2 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 4 8x स्क्वायर एंड माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 2 8, तो आपके पास में P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, एंड R1 की वैल्यू निकालनी हो तो R की वैल्यू क्या थी 2x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय डी जेड अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4x स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट, 2 2 4, इट मींस R1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, Q1 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू 2 एंड R1 की वैल्यू 1/2। इन सभी को किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में। एक बार पहले इतना नोट कर लीजिए, यहाँ से आगे देखिएगा, जब आप वैल्यूज पुट करोगे इसमें तो आपकी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, P1 की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, तो ये टर्म हो जाएगी 2 इंटू डी वाई अपॉन डी जेड, प्लस Q1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 1, तो 1 की वाई में करोगे y, और R1 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 आई थी। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करो, तो यहाँ से देखो इसको किसमें चेंज कर सकते हो आप, इस टर्म को किसमें चेंज कर सकते हो आप, डी स्क्वायर, सभी में से y कॉमन ले लो, प्लस 2 प्लस 1, सॉरी 2d प्लस 1, यहाँ से देखो ये कितना लिखा हुआ है, एक बार डिफरेंशिएशन है तो 2d, एंड यहाँ से कितना आ जाएगा 1, और कॉमन ले लोगे y इज इक्वल्स टू में है 1/2। अगर हम क्या निकालें, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, इस वाली टर्म में d के प्लेस पे m पुट कर दोगे, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, और किसके इक्वल पुट करोगे यहाँ से 0 के इक्वल। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो फैक्टर्स करोगे, क्या आएंगे m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 आ जाएंगी, इज इक्वल्स टू में 0, इट मीन्स m की आपके पास में दो वैल्यूज आएंगी -1 और -1। अब जब m की दो वैल्यूज हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो CF निकलेगा वो कितना होता है C1 प्लस C2 Z इंटू e टू दी पावर m1 z, और m1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस के z आ जाएगा। z की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर है, तो यहाँ से ये टर्म आ जाएगी आपके पास में C1 प्लस C2 x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर, एंड pi अगर आप देखोगे तो इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट टर्म है कितना 1/2, तो सीधी सी बात है कि जो pi आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में 1/2 ही आ जाएगा। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस pi, तो y इज इक्वल्स टू CF की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में C1 प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस pi कितना है 1/2, एंड दैट इज अवर आंसर। इसमें भी क्या दिक्कत आई थी भाई, करके नहीं देखते है ना, पता नहीं चलता कहाँ मिस्टेक हो गई, दोबारा से नहीं देखते, गलत बात है आप लोगों की, काफी ज्यादा लंबा खिंच जाएगा ऐसे सिलेबस आपका। जो घर से क्वेश्चंस दिया करो उनको एक बार करके देख लिया करो, हो जाया करेंगे। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट किया करो, अदरवाइज इसमें तो कुछ था भी नहीं, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, नोट करो इसको। चलेगा लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में तो कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई तो हमें करना नहीं है, बट इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये कोटैक्स है, चलो हमने इसको कोटैक्स ही रहने दिया। उसके बाद में इसमें भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले टर्म में हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
अगर यहाँ से आप cos x कॉमन ले लो तो अंदर टर्म क्या बचेगी, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बच रहा है। और हमें क्या पता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। तो हम इस वाले टर्म के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस, या तो आप ऐसे कह दो या आप ऐसे कह दो कि 1 किसके इक्वल होता है आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स आप इधर लेके जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इसकी जब आप कंपैरिजन करोगे तो p की वैल्यू बताना कितनी आएगी, जो dy अपॉन dx का कोफिशिएंट होगा। q की वैल्यू कितनी आएगी, जो y का कोफिशिएंट होगा। और r की वैल्यू कितनी आएगी, जो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड टर्म होगी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x को z से, तो जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस p1 इंटू डी वाई अपॉन डी जेड प्लस q1 y इज इक्वल्स टू r1 में। ये कंप्लीट लाइन लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखा रही हूँ। तो यहाँ पे p1 q1 और r1 की वैल्यू फाइंड करके इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे आप। तो यहाँ से देखो नाउ, अगर हमें पता है q1 को किसके इक्वल पुट करते हैं हम, कांस्टेंट के इक्वल। और q1 होता क्या है, q की वैल्यू कितनी है, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय डी जेड अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब हमें कांस्टेंट ऐसे रखना होता है जो इधर से माइनस कैंसिल आउट हो जाए, तो हम क्या पुट करेंगे, -1 मान लेंगे कांस्टेंट। तो ध्यान रखना q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपकी टर्म बनेगी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन dx का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर से इधर लेके आओगे तो ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट मींस आपके पास में डी जेड अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर से आपका ये वाला स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास में डी जेड अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स। इसको राइट कर लोगे आप इक्वेशन ए, एक बार डिफरेंशिएशन एक बार इंटीग्रेशन। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जेड। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, कितना होता है, कोस एक्स, और वो भी कैसे, माइनस के। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कोस एक्स। इन सभी वैल्यूज की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, p1 और r1 की वैल्यूज निकाल सकते हैं इजीली। तो यहां से ऊपर देखना, नाउ p1 किसकी इक्वल था, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है कोस एक्स, प्लस p की वैल्यू कितनी है, माइनस कोट एक्स, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोट एक्स इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है। अरे सब कुछ साइन कोस में चल रहा है तो इस कोट एक्स को भी चेंज कर ले हम कोस साइन की फॉर्म में, तो हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, साइन स्क्वायर एक्स आई है। इससे ये टर्म कैंसिल आउट, कोस एक्स माइनस कोस एक्स कितना आ जाएगा, 0। मींस p1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। एंड r1 की वैल्यू और निकालनी है, तो r1 किसकी इक्वल था, r कितना आया था, याद करो, cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स आया था, डिवाइड करोगे डी जेड अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर से, जिसकी वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स। इससे ये टर्म कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई, cos x। q1 की वैल्यू -1, p1 की वैल्यू 0 और r1 की cos x। किसमें पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p1 q1 r1 इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये टर्म तो 0, माइनस के y हो जाएगा, क्योंकि q1 के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, -1 बराबर r1 की वैल्यू कितनी आई है, cos x। अब ध्यान दो कि ये z में है इक्वेशन, तो इसको भी हमें किसमें रिप्लेस करना होगा, z में रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो माइनस कोस एक्स जेड के इक्वल है, तो अगर सिर्फ कोस एक्स की वैल्यू निकालें वो कितनी आ जाएगी, -z। तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, -z। अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर -1 इंटू वाई
इज इक्वल्स टू माइनस जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हो इजीली। द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, इस वाले टर्म में t के प्लेस पे m पुट कर दो, इज इक्वल्स टू में पुट करोगे 0, तो m स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1 आ जाएगी। जब m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, इसका मतलब क्या है कि आप इजीली CF निकाल सकते हो। और ध्यान देना दोनों रूट्स कैसे हैं आपके, अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, C1 e टू दी पावर m1z प्लस C2 e टू दी पावर m2z। m1 प्लस था तो प्लस z, m2 माइनस 1 था तो माइनस z। z की वैल्यू पुट करो e टू दी पावर, z की वैल्यू कितनी है माइनस के cos x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के cos x। किसकी वैल्यू आ गई CF की। अब क्या निकाल दोगे आप, नाउ PI पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है 1 अपॉन, ये वाली टर्म डिवाइड में जाएगी और इनटू में क्या आ जाएगा माइनस के z। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, सॉल्व करो, कांस्टेंट टर्म तो 1 ही है, तो इसकी पावर 1 लेट करके ऊपर लेके जाओ, तो d स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1 इनटू में कितना आएगा माइनस z। जब आप इसकी सीरीज ओपन करोगे तो क्या होता है 1 माइनस कितना आ जाएगा आपके, अच्छा 1 प्लस आएगा, अच्छा 1 प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि उससे ज्यादा करने पे तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन 0। तो 1 की जब आप माइनस जेड में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा माइनस जेड, और डी स्क्वायर जेड का मतलब क्या है कि जेड का 2 टाइम डिफरेंशिएशन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 में स्क्वायर करोगी माइनस जेड ही रहेगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई पीआई की। और जेड की वैल्यू याद करो कितनी थी माइनस कोस एक्स थी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनटू में कितना आ जाएगा यहाँ से कोस एक्स आ जाएगा। सो अगर आप देखोगे पीआई सॉरी जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पीआई। तो यहां से देखो y किसकी इक्वल आ जाएगा, सी एफ की वैल्यू है c1 e टू दी पावर माइनस कोस एक्स प्लस c2 e टू दी पावर कोस एक्स प्लस कोस एक्स, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा बच्चे एक चीज का ध्यान करना है, यहाँ पे जो हमारा z आया था, z की वैल्यू कितनी आई थी माइनस कोस एक्स, और आपको पता है कि माइनस कोस एक्स किसके इक्वल होता है कोस एक्स के इक्वल होता है। तो अगर आप z की वैल्यू कोस एक्स मान करके चलोगे ना, z की वैल्यू क्या मानोगे कोस एक्स मान करके चलोगे, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगी आपके पास में माइनस कोस एक्स। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज के आंसर पे जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या माना हुआ है इन्होंने यहाँ पे माइनस कोस एक्स से माइनस को नेग्लेक्ट माना हुआ है, यानी कि हटा रखा है। तो अगर z की वैल्यू आप cos x मान के चलोगे तो यहाँ पे आपके पास में आंसर में क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि अब आपको एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बचा ज्यादा दिन इसलिए लगे क्योंकि क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा थे, तीनों ही एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकंड में बहुत ही ज्यादा थे। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में भी आपके 10 क्वेश्चन है कम से कम भी, और डेली क्लास में भी कराते हैं तो आधे घंटे की तो कम से कम आपकी क्लास हो रही है, फिर भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4 कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।